गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साउंड आ रही है? गुड इवनिंग। क्लास में साउंड आ रही है आप सभी तक? गुड इवनिंग। क्लास में सभी तक मेरी साउंड आ रही है बाबू? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, है ना। क्लास में क्या साउंड मेरी अब तक आ रही है? एक बार चेक करके मुझे बता दीजिए। आर के प्रजापति बहुत दिनों के बाद ऑन, सही है। अच्छा, मैं बोर्ड में कुछ लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा एक बार बताना तो सीधा दिख रहा है उल्टा, है ना? सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है आपको बोर्ड में? सब कुछ सही है? चलो, गुड इवनिंग, सभी को क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है, टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है? क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को बता देना चाहता हूँ बाबू, ध्यान समझ लो। मैं आप लोगों का ये जो चैट आप देख रहे हो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इस चैट को पहले हाइड करूँगा ताकि बाकी बच्चों को क्लास दिख पाए अच्छे से, है ना। मैं इसको थोड़ा हाइड करूँगा और मैं आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो मैं किसके माध्यम से लूँगा? वो मैं लूँगा आपका टैब के माध्यम से लूँगा, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप सब समझ लो। एक बात और, हम लोग का जो अभी क्लास चलेगा, इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उस सबको आप नोट करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, और इस बात को मैं नोटिस करूँगा, क्लास सेशन खत्म होने के बाद जो मेरा कमेंट बॉक्स होगा, जब मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि इस सेशन में आपने कितना स्कोर किया। सपोज मान लीजिए मैंने आज के सेशन में कुल 60 सवाल पूछे, 60 या 50 मार्क्स के सवाल पूछे, तो 50 मार्क्स में आपका स्कोर कितना आ रहा, तो आप कैसे लिखेंगे? सपोज मान लीजिए आपका स्कोर आ रहा 48, 47 आया, आउट ऑफ 50 आया, तो 47/50 लिख के आप कमेंट करेंगे। जितना आपका स्कोर होगा उसको कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा कितने लोगों ने कमेंट किया है। जब एक्टिव लोग कमेंट करेंगे तो ही मैं क्लास का मतलब मैं क्लास लाइव आने का प्रयास करूंगा, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ लाइव आकर। सिंपल बात समझ लो। आप रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ सर हम लोग लाइव आते हैं, सर आप लाइव के साथ मैं जुड़ता हूँ सर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं सर। आपका जो टाइम है सर उसको मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। हम लोग सर मेहनत, आप जैसे मेहनत करते हैं वैसे सर हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो ठीक है ना। और वो कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलेगा। आप देखोगे कि आप जितना सही हो रहा गलत हो रहा उसका एक लेखो जोखा बनाओ, और लेखा जोखा बनाने के बाद क्या करो, उसका कमेंट करके बताओ। और लेखा जोखा कैसे बनाओगे? आप अपना कॉपी में ना लिखने स्टार्टिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह लिखो। और जो सही होगा उसके लिए आप टिक कर देना, जो गलत होगा, दूसरा सवाल मान लो गलत हो गया तो उसको गलत कर देना। इससे पता चलेगा आप कितना सवाल सही किए हो, कितना सवाल आपका गलत हुआ है। ये चीज़ें आपको बेस्ट बनाएगी। बाबू देखो, हम लोग एक सवाल है सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्या रीज़न है? बाबू इसमें ना सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का होने वाला है। अगर आप इस तरह करोगे ना, हम लोग का दिमाग ना हम लोग से धोखा देता है, हमको लगता है कि हमको सब कुछ पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होती है ना, हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है। बाबू एक बात याद रखो कि हमको दिमाग बोलता है हमको सब कुछ पता है, नहीं पता होता है। आप ऐसे लिख के करो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा आपको क्या पता था क्या नहीं पता था, एकदम अपने आप से ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। चैट को मैं रिमूव कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ईमानदारी के साथ आपको करना, और लास्ट में कमेंट करके बताना है। अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में नहीं करना है आपको, क्लास खत्म होने के बाद जो अपलोड आएगा वहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि आपने क्लास के माध्यम से कितना स्कोर किया, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का सेशन किसके ऊपर है? आज एग्जाम, जितना भी एग्जाम होता है ना, चाहे वो यूपीपीएससी के लिए, कोल इंडिया के लिए, जितने भी आप एग्जाम देते हो ना, सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ डिटेल्स भी जानेंगे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनेंगे ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और जो कुछ बच्चे सवाल भेजते हैं कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो अपना सवाल आप मुझे चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो अभी, कि अगर कोई सवाल पर्सनल सवाल हो, किसी तरह कोई सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, ताकि आप अपना सवाल के इस माध्यम से मेरे पूछ भी सकते हो कि सर ये मेरा सवाल आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो मैं उसको भी सॉर्ट आउट करूँगा। तो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ इस चैट को, इसको हटा देता हूं, अपना क्लास लेना स्टार्ट करता हूं। चलो, क्लास में सभी का स्वागत है। ये किस लिए नंबर है? क्वेश्चन सेंड करने के लिए। आप अपना सवाल को सेंड कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें सेंड कर सकते हो। चलो फटाफट मैं सवाल लेना स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, माइंस में वेट बल टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होगा? मैं अपना देख लेता हूं, मैं आप लोग क्या जवाब दे रहे हो, मैं यहाँ पे इस टैब के माध्यम से देखूंगा कि आप क्या रिप्लाई देते हो, ठीक है। माइंस में वेट बल टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होता है? वेरी गुड। माइंस में वेट बल टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होता है?
माइंस में वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं है ना। मैं टैब के माध्यम से देख रहा हूं आप लोग जो भी जवाब दे रहे हो ना, मुझे दिख रहा है। माइंस में वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होता, फटाफट रिप्लाई देके बता दो कि माइंस में वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे ज्यादा नहीं होता है। वेरी गुड, क्या जवाब होगा, बहुत बच्चों को रिप्लाई आ गया है, बहुत अच्छा शानदार जवाब है। क्या जवाब होगा बाबू, है ना, क्या जवाब होगा, माइंस में वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होता है। वेरी गुड, किससे 30, किससे अधिक नहीं होगा वेट बल्ब टेम्परेचर का मान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो याद रखना, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होगा, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर को मापते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वेट बल्ब टेम्परेचर मापने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। माइंस में कौन सा एपरेटस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेट बल्ब टेम्परेचर मापने का काम करता है, फटाफट रिप्लाई देके बता दो। माइंस में कौन सा एपरेटस इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेट बल्ब टेम्परेचर मापने का काम करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर मापने के लिए, जल्दी से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है बाबू। वेरी गुड, किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है वेट बल्ब टेम्परेचर मापने के लिए। वेरी गुड, क्या होगा इसका जवाब। चलो बहुत लोगों का रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है, क्या होगा इसका जवाब, वेट बल्ब टेम्परेचर जो मापते हैं हम लोग। साउंड आ रही है ना आप सभी तक। वेट बल्ब टेम्परेचर का मान किस जो मापते हैं हम लोग किससे अधिक नहीं होगा, जो वेट बल्ब टेम्परेचर मापते हैं ना उसका वैल्यूज किससे अधिक नहीं होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बता दीजिए, है ना। वेट बल्ब टेम्परेचर किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर। तो जो हम लोग हाइग्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर, देखो परफेक्ट आंसर क्या है, बहुत बच्चा लिखा है, आप लोग हाइग्रोमीटर लिखियो, गलत हो गया, व्रिलिंग लिखना वर्ड जरूरी है, WHIRILING, व्रिलिंग हाइग्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको व्रिलिंग लिखना चाहिए। व्रिलिंग मतलब घूमने वाला, और जब व्रिलिंग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसको रोटेशन आरपीएम, कितना आरपीएम में घुमाते हैं, रोटेशन पर मिनट इसका कितना होता है, इस व्रिलिंग हाइग्रोमीटर का आरपीएम कितना होता है। एग्जाम में याद रखना, टफ सवाल में लोग नहीं फंसते हैं, सिंपल सवाल में फंसते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लो इस बात को, बहुत है ना। जो बच्चे टफ प्रिपरेशन करते हैं वो लोग बच्चा ध्यान सुन ले, उससे पूछ लेना तुम लोग, जो सीनियर है जो एग्जाम में फंस रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानता हूं जो बेस्ट स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन सिंपल सवाल गलत किया है वो लोग, है ना। तो सिंपल सवाल पे ज्यादा अच्छा से फोकस करो, हार्ड क्वेश्चन पे तुम्हारा दिमाग काम करे तो तुम ठीक मारोगे। तो आरपीएम कितना होता है 200, कितना में मिनिमम 200 आरपीएम में इसको रोटेट करवाते हैं, कितना में रोटेट करवाते हैं बाबू 200। माइंस में ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान कितना होने पर 3 लीटर पानी प्रोवाइड करेंगे। माइंस में कितना टेम्परेचर होने पे ना वेट बल्ब टेम्परेचर का मान कितना होने पे 3 लीटर पानी प्रोवाइड किया जाएगा, जल्दी से वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होने पे 3 लीटर पानी प्रोवाइड करेंगे। वेरी गुड, कितना 30 डिग्री, जल्दी बोलो, मैं जवाब दे रहा था यार, कितना होगा इसका जवाब, कितना होने पे 3 लीटर पानी प्रोवाइड किया जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर का मान कितना से अधिक होने पे 3 लीटर, 30 डिग्री होगा या 30.5 होगा। कुछ बच्चे 30 डिग्री लिख दिया, कुछ बच्चे 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, दोनों में से कौन सा सही है, क्या होगा। ठीक है, कितना से अधिक होने पे 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग 3 लीटर पानी का व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो नोनेल होता है, नोनेल का डाया कितना होगा, द डाया ऑफ द नोनेल इज, नोनेल का डाया कितना होता है, फटाफट रिप्लाई देके बताओ, नोनेल का डाया कितना होता है, नोनेल का डाया कितना होता है, नोनेल का डाया कितना होता है, जल्दी से, डाया ऑफ द नोनेल जो इस्तेमाल करते हैं उसका डाया कितना होगा, जो नोनेल का इस्तेमाल किया तो उसका एक्सटर्नल डाया कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, जो नोनेल का इस्तेमाल करते हैं उसका एक्सटर्नल डाया कितना होता है। वेरी गुड, 3 mm होता है। जो एक्सप्लोसिव वैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें मैक्सिमम कितना सारा डिटोनेटर को कैरी कर सकते हैं हम लोग, नोनेल का डाया कितना होता है 3 mm होता है, और एक्सप्लोसिव वैन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना डिटोनेटर हम लोग कैरी कर सकते हैं, मैक्सिमम एट ए टाइम कितना डिटोनेटर कैरी कर सकते हैं, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो बाबू, ठीक है ना, कितना डिटोनेटर कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम एट ए टाइम। वेरी गुड, कितना डिटोनेटर कैरी कर सकते हैं, उसमें हम लोग मैक्सिमम 200 डिटोनेटर, 200 डिटोनेटर को एक साथ कैरी कर सकते हैं, कम 200 डिटोनेटर मैक्सिमम कैरी किया जा सकता है, ठीक है। एनफो, ठीक है, एनफो में जो फ्यूल ऑयल होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, एनफो में जो फ्यूल ऑयल होता है वो उसका परसेंटेज कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। एनफो का जो फ्यूल ऑयल होता है ना, एनफो में उसमें परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, एनफो में जो फ्यूल ऑयल होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, क्या हो जाएगा, एनफो में कितना होता है 6% है ना, 6% लगभग 6% का
फ्यूल होता है, ठीक है। फ्यूल कितना होता है, 6% के आसपास फ्यूल होता है। 6% के पास क्या होता है, फ्यूल ऑयल, FO, जो फ्यूल ऑयल बोल रहा है। फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिलाया जाता है, N4 में फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिलाया जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। फ्यूल ऑयल के रूप में हम लोग क्या मिलाते हैं, N4 में फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिला हुआ रहता है, कौन सा फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऑयल होता है, वेरी गुड। क्या होगा इसका जवाब, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एकदम परफेक्ट जवाब आ गया है, डीजल। डीजल है ना, DIS, डीजल का इस्तेमाल करते हैं ना। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, DISL, डीजल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। N4 में जो फ्यूल ऑयल होता है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, माइंस में पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से कितना हवा होना चाहिए। माइंस में पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से कितना हवा होना चाहिए, प्रति टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से माइंस में कितना हवा होना चाहिए। जल्दी से एक न्यूमेरिकल में देता हूं, आप लोग सॉल्व करके बताना, मैं इसका आंसर बताने वाला हूं। अगर हेडिंग इक्वल टू 7 हो तो मैक्सिमम फेस कितना पॉसिबल है, हेडिंग अगर 7 हो तो मैक्सिमम फेस कितना पॉसिबल है। और उससे पहले सवाल क्या था कि पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से कितना हवा होना चाहिए, तो 2.5 मीटर क्यूब प्रति टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से हवा होना चाहिए, और पर मैन के हिसाब से 6 मीटर क्यूब प्रति मैन ऑन लार्जेस्ट शिफ्ट के हिसाब से हवा होना चाहिए। और ये क्या होगा, डेली प्रोडक्शन बेसिस पे हम लोग देखेंगे, दोनों में जो ज्यादा होता है उतना हवा हम लोगों को माइंस में भेजना होता है, ठीक है। ये दो डेटा होता है, दोनों में जो ज्यादा होता है उतना हवा हम लोग भेजते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, कितना होना चाहिए, इसका जवाब कितना होगा, 7 है तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, 3H - 2, 3 गुना H का वैल्यू कितना है, 7 बैठा दो, -2 कर दो, 7 21 - 2 कितना बचेगा, 7 21 - 2 करो, कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 19 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। कितना आएगा बाबू, 19 आएगा। जब डिग्री 1 माइंस में, ठीक है, डिग्री 1 माइंस में P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम पर होल चार्ज के हिसाब से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, डिग्री 1 माइंस में P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम पर होल चार्ज के हिसाब से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्दी से रिप्लाई बता दो। डिग्री 1 माइंस में P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम पर होल चार्ज के हिसाब से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो, है ना। P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम पर होल चार्ज के हिसाब से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो क्या होगा इसका जवाब, वेरी गुड। क्या आएगा, पर होल हिसाब से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, 800 ग्राम, 800 ग्राम मैक्सिमम कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, 800 ग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने P1 का कहा, P1 एक्सप्लोसिव के बारे में मैंने बात कहा, तो P1 कितना इस्तेमाल किया था, मैक्सिमम 800 ग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। P4 एक्सप्लोसिव का एक नाम है, P4 एक्सप्लोसिव का एक और नाम है, P4 एक्सप्लोसिव को क्या कहते हैं, P4 एक्सप्लोसिव का एक दूसरा नाम है बाबू, एक्सप्लोसिव का दूसरा नाम क्या है, फटाफट नाम लिख के बता दो। P4 एक्सप्लोसिव का जो एक और नाम है जिसका नाम से वो फेमस है, उस एक्सप्लोसिव क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, जल्दी से, उसका क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी गुड, है ना। P4 एक्सप्लोसिव का जो दूसरा एक नाम है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से इसका नाम लिख के बता दो मुझे, टाइप करके कि सर इसका नाम ये होगा, है ना, ताकि मुझे लग जाए कि हाँ आप लोग क्लास बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से कर रहे हो। चलो क्या होगा, इस एक्सप्लोसिव का नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अल्ट्रा सेफ बोलते हैं, अल्ट्रा सेफ, है ना, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव बोला जाता है, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव बोलते हैं हम लोग इसको। किसको बोलते हैं हम लोग, P4 एक्सप्लोसिव को, ठीक है। P3 एक्सप्लोसिव जो होता है मेरा, P3 एक्सप्लोसिव, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव, ठीक है, इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव बोला जाता है। उसमें क्या मिला हुआ रहता है ऐसा जिसके कारण उसको इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव बोला जाता है, उसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ रहता है, जल्दी से, है ना, कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है बाबू, जल्दी से, कौन सा अतिरिक्त केमिकल का इस्तेमाल होता है, कौन सा एक्सप्लोसिव का मैं बात कर रहा हूँ, किस एक्सप्लोसिव का मैं बात कर रहा हूँ, मैं P3 एक्सप्लोसिव का बात कर रहा हूँ, है ना, P3 एक्सप्लोसिव का बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का जवाब आ गया है ना, P3, मैंने P3 का बात किया, P3 में स्पेशल केमिकल, कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने रिप्लाई देना स्टार्ट किया। बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्या कि अपना जजमेंट खुद करना स्टार्ट करो, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो कि मैंने ये जवाब दिया, ऐसा नहीं, आप लिख के करो, 1 2 3 4 5, आप नहीं लिखे रहो पहले से कोई बात नहीं, फिर से लिखो, आप अपना जजमेंट खुद से करो कि मैं कितने सवालों को सही कर पा रहा हूं। बाबू जब तक आप खुद को जज नहीं करोगे ना, मैं लिख के देता हूं, दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको पास करवा पाएगी। आपको पहले अपना जजमेंट खुद करना पड़ेगा कि हाँ हम इतना एलिजिबल है सर, हम इतना सारे सवालों को खुद से सॉल्व किए हैं, ये आपको करना पड़ेगा। तो आप अगर लिख नहीं रहे हो तो अभी से लिखना स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, इसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखो आप कि मैंने इतने सारे सवाल, और लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि मेरा इतना रहा, और वीडियो में कमेंट करना ताकि बाकी बच्चों को तक मैसेज जाए कि इतने बच्चे क्लास अटेंड किए हैं। अगर ये कमेंट का संख्या कम रहा ना लाइव आए हुए बच्चों की संख्या से, तो मैं नेक्स्ट बार से लाइव सेशन में लूंगा नहीं, है ना। आप दिखाओ मुझे कि हाँ मैं इतने लोग क्लास कर रहे हैं। देखो एक बात याद रखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल में ना एड्स ना आए, मैं बिना एड का मैं चैनल चलाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सहयोग करो मेरा,
है ना। आप सोचोगे ना सर चैनल चला रहा है एड तो आएगा, ऐसा मैं सोच है ही नहीं, मैं एड डालूंगा ही नहीं अपना चैनल में, टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं आपका। आप जो भी देखोगे ना प्योर तरीके से देखोगे, है ना। मैं इस चीज का प्रयास में हूं कि ऐसा किया जाए, बस आप क्लास को अच्छे से करो। आपका समय 5-5 सेकंड इंपॉर्टेंट है। अगर 100 बच्चा अगर 30 सेकंड देता है ना, तो 30 × 100 = 3000 सेकंड बर्बाद होता है। तुम सोच सकते हो, मेरे एक वीडियो में 1000 व्यूज जाते हैं, मतलब 3000 30 सेकंड करके अगर आप एक वीडियो देखते हो तो कितना हो रहा है, 30,000 सेकंड आप बर्बाद किए अपना। इतना समय बर्बाद होता है एक वीडियो में, इतना जाना अच्छा बात नहीं है। एवरेज मेरा 1000 तो व्यू चला जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं चाहूंगा कि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, जो मेरा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, कितना % फेस में मिथेन मिलने पर टीएसयू से इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाएगा। कितना % मिथेन मिलने पर टीएसयू से इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया था, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना %, ठीक है, कितना % इलेक्ट्रिसिटी मिल, कितना % मिथेन मिलने पर टीएसयू से। ये कौन बालक है जो पहले गलत कर दिया है, विशाल शाह, कहां ध्यान है तुम्हारा विशाल, एकदम गलत जवाब हो गया तुम्हारा। कितना % मिलने पर इलेक्ट्रिसिटी टीएसयू से काटेंगे, तो 1 पॉइंट कितना होगा, 25% मिलने पर इलेक्ट्रिसिटी टीएसयू से काटेंगे। आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच जो होता है कितने अंतराल पे किया जाता है, जल्दी से, आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच कितने अंतराल पे करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच। इसके बाद जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा आप लोग हर कोई जवाब दो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट सवाल में पूछने वाला हूं, अचानक दिमाग में आया, ठीक है, जल्दी करो, इसका जल्दी बताओ। आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच कितने अंतराल पे, वेरी गुड, 7 डेज पे होता है, 7 डेज में जांच होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग का। इस पे आएंगे हम लोग, तो एक दो सवाल और पूछेंगे। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, वो कमिटी, जो कमिटी हम लोग बोलते हैं, कमिटी है ना, कमिटी जो माइंस एक्ट में बोला गया है, किस सेक्शन के अधीन इसका फॉर्मेशन होता है। कमिटी का फॉर्मेशन माइंस एक्ट के कौन से धारा के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन होता है, कमिटी का गठन कौन सा सेक्शन के अंतर्गत होता है, जल्दी से, कमिटी का गठन कौन सा सेक्शन के अंतर्गत होता है, जल्दी से बाबू, वेरी गुड, सेक्शन नंबर क्या है। बहुत उम्मीद था इस सवाल का जवाब सारे बच्चे देंगे, और लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चे ने दिया है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 12, सेक्शन 12 के अंतर्गत कमेटी का फॉर्मेशन होता है। इस कमेटी से सवाल हमेशा एग्जाम में रहा बाबू, इसलिए इसको मिस मत करना। मेंबर कितने होते हैं कमेटी मेंबर, कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर की संख्या कमेटी में कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कमेटी में मैक्सिमम मेंबर का संख्या कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कमेटी में मैक्सिमम मेंबर की संख्या कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। कितने मेंबर होते हैं इसमें, 8 मेंबर होते हैं। कितना होता है बाबू, 8 मेंबर होते हैं। कमेटी में कितना मेंबर होता है, 8 मेंबर होता है, 8 मेंबर होना चाहिए कमेटी में, 8 मेंबर होता है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एमएमवी होता है, एमएमवी माइन इंट्रांस से कितना डिस्टेंस पे लगाना है। एमएमवी जो लगाएंगे, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर पंखा जो लगाते हैं, माइन का इंट्रांस से कितना मीटर के दूरी पे लगाया जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। जो एमएमवी का इंस्टॉलेशन करते हैं ना, माइन इंट्रांस से कितना मीटर दूरी पे लगाया जाता है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कितना मीटर दूर पे लगाते हैं, जैसे मान लो ये मेरा चाणक है, तो चाणक से जो एमएमवी लगाएंगे वो कितना मीटर की दूरी पे लगाएंगे हम लोग, तो इसका जो इंस्टॉलेशन होगा हम लोग कितना दूर पे लगाएंगे इसको, हम लोग एमएमवी पंखा को हम लगाएंगे कितना मीटर दूरी पे। ये इंट्रांस है, इंट्रांस से कितना मीटर दूर पे लगाते हैं हम लोग, कम से कम कितना, 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, 10 मीटर की दूरी पे। और यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम लगाया था ताकि हवा ना जाए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना, उस माइंस के माउथ पे ना एक सिस्टम लगाया जाता है ताकि हवा उसके अंदर ना प्रवेश करे। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, क्या लगाया जाता है, क्या चीज लगाने से हवा को जाने से वो रोकता है, वेरी गुड, 10 मीटर, परफेक्ट आंसर है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, एयर लॉक, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एयर लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एयर लॉक। एयर लॉक 2 तरह का होता है, ठीक है, एक जर्मन टाइप का एयर लॉक होता है, तो दूसरा टाइप कौन सा है। अगर पहला टाइप अगर जर्मन टाइप का एयर लॉक है बाबू, तो दूसरा टाइप एयर लॉक का क्या नाम है। एक जर्मन टाइप का एयर लॉक का मैं खुद से नाम बता रहा हूं, तो दूसरा टाइप का कौन सा एयर लॉक का बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वो नाम बताओ, है ना, है ना। कुछ बच्चों ने जवाब दिया, कुछ बच्चों को जवाब इसका पता था, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। दूसरा टाइप कौन सा एयर लॉक है, आप लोग चाहते हो अपना कमेंट देखना तो मैं कमेंट को दिखा सकता हूं, है ना, स्क्रीन पे शो हो सकता है, पर कमेंट ना देखो तो ही बेहतर है। उससे क्या होगा ना, कमेंट अगर नहीं देखोगे तो फायदा ये मिलेगा कि आप मतलब मैं लिख पाऊंगा बोर्ड में तो आपको दिखेगा, है ना। तो दूसरा क्या, गुलेटियन टाइप बोलते हैं, गुलेटियन टाइप, है ना। पहला क्या है, जर्मन टाइप का एयर लॉक होता है, दूसरा को क्या बोलते हैं, गुलेटियन टाइप एयर लॉक बोला जाता है, ठीक है। जर्मन टाइप एयर लॉक और गुलेटियन टाइप, दो चाणक के बीच में, दो चाणक में एयर लीकेज ना हो, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं ताकि इनटेक और रिटर्न आपस में ना मिल जाए, यहाँ पे कुछ लगाते हैं। उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, जो 2 चाणक के बीच, 2 इंट्रांस के बीच लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेरी गुड,
क्या कहते हैं हम लोग उसको, क्या कहते हैं हम लोग, VD बोलते हैं, VD, BD लिख रहा है, ये कहां से आ गया, पिक्चर कहां से, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको बोलते हैं VD, वेंटिलेशन डोर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेंटिलेशन डोर। क्या बोलते हैं वो, वेंटिलेशन डोर बोलते हैं। ये पिक्चर आप लोग को दिख रहा है क्या, सामने आप लोगों को स्क्रीन पे कोई पिक्चर दिख रहा है क्या, स्क्रीन पे आप लोग को पिक्चर दिख रहा है क्या, यस और नो, सब ठीक है। मेरे स्क्रीन पे कहां से पिक्चर आ गया यार, बताओ। नहीं हट रहा है, मैं देख रहा हूं तो मुझे स्क्रीन पे, अपना स्क्रीन पे यूट्यूब वाला पिक्चर दिख रहा है। ये कैसे ऐसा हो गया, क्लास में तो यहां पे नहीं आ रहा है, इसमें कैसे आ गया, पिक्चर कहां से आ गया। ठीक है चलो देखते हैं, चलो तुम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा ना, चलो मैं क्लास लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। माइंस में मिनिमम इंटेक कितना होना चाहिए, माइंस में इंटेक की संख्या मिनिमम कितना होना चाहिए, माइंस में मिनिमम इंटेक की संख्या कितनी होनी चाहिए, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। चलो ठीक हो गया, हाँ चलो ठीक हो गया। माइंस में मिनिमम इंटेक की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, माइंस में मिनिमम इंटेक कितने होना चाहिए, 2 इंटेक होना चाहिए, ठीक है ना, 2 इंटेक होना चाहिए, 2 इंटेक रहना चाहिए बाबू। एक्चुअली सवाल कुछ और था ना, एक्चुअली पिक्चर मेरा बीच में आ गया, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है चलो, ठीक है। इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में मैक्सिमम एयर वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 माइंस में इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में, ठीक है ना, इसमें एयर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, फेस से इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 मीटर पर मिनट, है ना, पर मिनट होना चाहिए। इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में इतना हवा का रफ्तार होना चाहिए, कम से कम इतना हवा का रफ्तार होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज आप ध्यान में रखोगे बाबू, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। एक सवाल अक्सर एग्जाम में मैं देखा हूं, सवाल बहुत सिंपल है लेकिन अक्सर आता है, सीओ का वैल्यूज, सीओ का परमिसिबल लिमिट क्या है, ये सवाल अक्सर आया एग्जाम में, है ना, बहुत एग्जाम में मैंने देखा है। WCL में आया हुआ है, CCL के एग्जाम में दिया हुआ, CCL में नहीं दिया था, WCL में आया था, है ना, और भी 1-2 एग्जाम में मैं देखा हूं। तो सीओ का जो परमिसिबल लिमिट क्या है ना, सीओ का परमिशन, यहाँ पे पीपी भी पीपी क्या लिख रहा हो, पीपीएम लिख रहे हो ना, पीपीएम में पीपीएम का पूरा नाम क्या है, पीपीएम का पूरा नाम क्या है। चलो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक क्लास चल रही है तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में है तो उसको लाइक और शेयर कर दो बाबू, है ना, ताकि कुछ और भी लोग जब देखें इसको तो उसको भी फायदा मिले, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों का भी इसका क्या हो, इसका फायदा मिले, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों का चैप्टर जो है सपोर्ट सिस्टम, हम लोग 13 तारीख सितंबर से कल से स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो क्लास को वो ज्वाइन कर सकता है, उसको कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो अंडरग्राउंड माइंस में अगर केबल, ब्लास्टिंग केबल, शॉर्ट फायरिंग केबल का लेंथ में बात किया जाए तो कितना मीटर लंबा शॉर्ट फायरिंग केबल का इस्तेमाल होता है, कम से कम कितना लंबा शॉर्ट फायरिंग केबल होना चाहिए, कम से कम कितना लंबा शॉर्ट फायरिंग केबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कम से कम कितना लंबा शॉर्ट फायरिंग केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना, कितना लंबा शॉर्ट फायरिंग केबल होना चाहिए, वेरी गुड, कितना लंबा केबल होना चाहिए, तो 5 पॉइंट कितना होना चाहिए, 50 मीटर का शॉर्ट फायरिंग केबल लेवल होना चाहिए। जो हम लोग वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, वाइंडिंग, है ना, वाइंडिंग। अच्छा एक सवाल पे आते हैं, दो माइन एंट्रांस का, 2 चाणक का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, वाइंडिंग पे इसके बाद सवाल आएंगे, पहले ही बताओ, ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है
कि दो चाणक का बीच का दूरी, दो माइन एंट्रांस का बीच का दूरी कितना रखना है, दो माइन एंट्रांस का बीच का दूरी कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, कितना हो जाएगा इसका जवाब, 13.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, 13.5 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, खराब हो गया, कितना हो जाएगा, 13.5 मीटर हो जाएगा, 13.5 मीटर। दो माइन एंट्रांस का बीच का दूरी कितना होता है, 13.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम 13.5 मीटर होना चाहिए, मिनिमम 13.5 मीटर होगा। ठीक है, फ्लिट एंगल का मान, फ्लिट एंगल का मान, ठीक है, कितना होता है, फ्लिट एंगल का मान, पूरा आंसर लिखना अच्छे से। फ्लिट एंगल का मान, फ्लिट एंगल का मान कितना होता है, जल्दी से, फ्लिट एंगल का मान कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो। फ्लिट एंगल का जो मान होता है कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो आप मुझे कि फ्लिट एंगल का मान सर इतना होता है। हम एक बार पढ़ें, फ्लिट एंगल का मान इतना होता है। फ्लिट एंगल का जो मान होता है कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना होता है, अच्छा से लिखना। ठीक है, नॉट मोर देन होगा, वर्ड क्या आएगा, नॉट मोर देन, वर्ड क्या आएगा वहां पे, नॉट मोर देन, है ना, वर्ड क्या आएगा, नॉट मोर देन, अधिक नहीं होगा, किससे अधिक नहीं होगा, 1.5, ठीक है, 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1.5 डिग्री रहेगा, 1.5 डिग्री होना चाहिए फ्लिट एंगल का मान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। मेन वाइंडिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेन वाइंडिंग का स्पीड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो मेन वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं लैंडिंग के समय या फिर जो टाइमिंग होता है, मेन वाइंडिंग का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, जल्दी से, मेन वाइंडिंग का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। मेन वाइंडिंग नहीं, 1.5 डिग्री मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम, अधिक से अधिक। ठीक है, नॉट मोर देन, 1.5 डिग्री से कम होना चाहिए, 1.5 डिग्री उससे कम हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रास्ता बाहर चला जाएगा ड्रम से, है ना, जो कम रखना है। ठीक है, चलो कितना होगा, मेन वाइंडिंग का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, जब 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 केज ना लैंडिंग के स्तर पे आती है ना, तो मेन वाइंडिंग का उस कंडीशन में स्पीड मैक्सिमम कितना होता है, लैंडिंग के समय मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं नॉर्मल कंडीशन में, जैसे 2 टर्न जब रास्ता बचता है ना ड्रम में, तो उस समय का स्पीड का मैं बात कर रहा हूँ, कितना होता है, तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड कितना रहेगा, 1.2 मीटर पर क्या, 1.2 मीटर पर क्या सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर पर सेकेंड का, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को ये जवाब। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अच्छा एक बात, सवाल का शुरुआत में मैंने आज क्लास में मैंने एक बात बताया था, मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर में मैंने बताया कि वेट बल टेम्परेचर, फिर से मैं सवाल को रिपीट करता हूँ, वेट बल टेम्परेचर का मान कितना होने पर 3 लीटर ड्रिंकिंग वाटर देने का प्रावधान है। क्लास का पहला या दूसरा सवाल था, कितना मैंने जवाब बताया था, इसका जवाब मैंने क्या बताया था, जल्दी से इसको चेंज करो तो थोड़ा सा, इसका जवाब मुझे लग रहा था, डाउट खटखट कर रहा था मन तब से, इसका जवाब क्या होगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका जवाब क्या हो जाएगा, मैंने 30.5 कह दिया था बाबू, सॉरी फॉर दैट, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, तो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर 3 लीटर प्रोवाइड करते हैं। आंसर क्या होगा, 30.5 नहीं है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तब 3 लीटर पानी प्रोवाइड करने का प्रावधान है। ठीक है, 30 डिग्री है वहाँ पे, है ना, मेरे से मिस्टेक हुआ बताने में, कुछ बच्चों ने कहा कि 30 डिग्री, है ना, मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। ये एनुअल रिटर्न जो भेजते हैं, कौन सा फॉर्म में एनुअल रिटर्न भेजा जाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर 3 डिग्री तक हो तो हम लोग पानी कितना देंगे, वाटर कितना दिया जाएगा, याद रखना वाटर कितना होगा, वाटर 3 लीटर होगा। ठीक है, ठीक है, 3 लीटर पानी देना है पर पर्सन, 3 लीटर वाटर पर पर्सन, एक आदमी को 3 लीटर देना है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, एनुअल रिटर्न एज पर माइंस रेगुलेशन, रेगुलेशन के हिसाब से जो एनुअल रिटर्न भेजा जाता है वह किस फॉर्म में भेजते हैं, माइंस जो एनुअल रिटर्न होता है वो किस फॉर्म में भेजते हैं हम लोग, माइंस में जो एनुअल रिटर्न भेजा जाता है कौन सा फॉर्म में होता है, वेरी गुड, कौन सा फॉर्म में होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो फॉर्म नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नोटिफाइंग डिजीज का जो नोटिस होता है वो कितने कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है, नोटिफाइंग डिजीज का जो नोटिस होता है कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। ठीक है, फटाफट, वेरी गुड, कौन सा फॉर्म में होता है नोटिफाइंग डिजीज, कौन लिख दिया फॉर्म 4, फॉर्म 4 किसके लिए, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट से रिलेटेड है ना, मैंने एक बार याद कराया था क्लास का एक वीडियो लाइव सेशन में, मैंने सारा फॉर्म को याद करवाया था, बहुत शानदार क्लास चला था और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चला था वो, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था, आपको याद होगा उसके बारे में ये। ठीक है, चलो कितना होगा इसका, फॉर्म नंबर क्या होगा 5, फॉर्म कौन सा होगा 5, फॉर्म क्या होगा 5। रिजर्व स्टेशन कौन सा रेगुलेशन में है, ये किसके बारे में है ना, ये नोटिफाइंग डिजीज से रिलेटेड है। रिजर्व स्टेशन रेगुलेशन नंबर कितना, रिजर्व स्टेशन किस रेगुलेशन में रिजर्व स्टेशन के बारे में बोला गया है, रिजर्व स्टेशन का रेगुलेशन नंबर कौन सा है, फटाफट रिप्लाई देके बताओ, रिजर्व स्टेशन का रेगुलेशन नंबर कौन सा, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो।
है ना, रिजर्व स्टेशन का, है ना, कौन सा रेगुलेशन नंबर में, फटाफट रिप्लाई देके बता दो। रिजर्व स्टेशन कौन सा रेगुलेशन नंबर में, फटाफट रिप्लाई दे बता दो कौन सा रेगुलेशन है, 189, ठीक है। रेगुलेशन नंबर क्या है रिजर्व स्टेशन का, रेगुलेशन कौन सा है, एक 189 में रिजर्व स्टेशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। कितना बोला गया बाबू, 189 में रिजर्व स्टेशन के बारे में बोला गया, कितना में, 189, ठीक है, 189 में रिजर्व स्टेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। जो हम लोगों का ब्लास्टिंग शेल्टर होता है, जो ब्लास्टिंग शेल्टर होता है, ठीक है, अगर सर्कुलर शेप का ब्लास्टिंग शेल्टर हो तो उसका बेस का डाया कितना होगा, सर्कुलर शेप का ब्लास्टिंग शेल्टर हो तो उसका बेस का डाया कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताइए। सभी चीजों को मैं मिक्स करके पूछ रहा हूं ताकि आपका ब्रेन ना हर तरह का सवाल को दिमाग में ले पाए, है ना, ताकि आपका ये चीजें हो। सुनील साहब, आपका जो सवाल है ना मुझे व्हाट्सअप कर दो मेरे नंबर पे, है ना, मैं व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो। आपका जो सवाल है मैं देख पा रहा हूँ आप कुछ भी बोलना चाह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पढ़ नहीं पाऊंगा, है ना, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर क्या सेकेंड लेटरल एंट्री स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम में 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा नहीं, 3 अप्लाई करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए स्ट्रेस मत लो, है तो अप्लाई करो पहले, उसके बाद में उस पर चिंता विचार करेंगे क्या आता नहीं आता, पहले अप्लाई करो। अरे यार कहाँ खुल गया, ठीक है, कहाँ चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी जो होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितना होता है, फटाफट रिप्लाई देके बताओ बाबू। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में टोटल कितने लोग होते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने हो, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में ना टोटल मेंबर कितने होते हैं, जल्दी से रिप्लाई मुझे देके बताओ। वेरी गुड, कितने मेंबर होते हैं, कौन लिखा है 5 से 6, कितना होता है, 2 से 5 मेंबर होते हैं, 2 से 5 मेंबर होते हैं। रेस्क्यू टीम जो होता है, रेस्क्यू टीम जो रेस्क्यू करने जाता है, रेस्क्यू टीम कितने मेंबर होते हैं, रेस्क्यू टीम में, रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं, रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं। अभी पता है ना सेल्फ रेस्क्यूअर हर एक व्यक्ति को अंडरग्राउंड हर एक माइंस में पहन के जाना अनिवार्य कर दिया गया है, सभी को सेल्फ रेस्क्यूअर पहनकर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, सभी को सेल्फ रेस्क्यूअर पहनकर जाना अनिवार्य कर दिया गया, सभी को सेल्फ रेस्क्यूअर पहन के जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को सेल्फ रेस्क्यू पहनकर जाना ही पड़ेगा माइंस में, ठीक है ना, सभी को। तो सेल्फ रेस्क्यूअर के बारे में हम लोग बात करें, उसका नाम क्या होता है, SCSR, क्या बोलते हैं हम लोग, SCSR, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, क्या बोलते हैं, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। इस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे इस्तेमाल होता है, हमारे माइंस का ही है वो। तो इसमें कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर में किस केमिकल का इस्तेमाल किया था ऑक्सीजन बनाने के लिए, और ये किस तरह का डिवाइस है बाबू, आपको पता होना चाहिए। 2 तरह का होता है, क्लोज सर्किट टाइप होता है, एक ओपन सर्किट टाइप आता है। तो अभी जितना भी डिवाइस है सबका सब क्या ओपन क्लोज सर्किट टाइप है, यानी इसको बाहरी एटमॉस्फेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है, नहीं है, सारा का सारा क्या सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर में क्या होता है, सारा का सारा चीज में ये होता है। और इसमें कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग KO2 क्या करते हैं हम लोग, KO2 इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जिसका ड्यूरेशन जो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर होता है ना, वो 30 मिनट, जो मिनिमम टाइमिंग जो सेट किया गया है 30 मिनट, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 99% माइंस में 30 मिनट ड्यूरेशन वाला होता है, यानी एक व्यक्ति को 30 मिनट का समय मिलता है उसको पहनकर वो वहां से निकल पाए। इस पर हम लोग एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से जान पाओ। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय किस फॉर्म में, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म में लिखने के बारे में बताया गया, कौन सा फॉर्म में दर्ज करना है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बाबू कौन सा फॉर्म में दर्ज किया गया है, किस फॉर्म में डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बोला गया है ना। चलो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय किस फॉर्म में जिक्र किया गया, जल्दी से डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है किस फॉर्म में नोट करके रखना होता है, वेरी गुड, किस फॉर्म में नोट करके रखना होता है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय का डिटेल्स, सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स किस फॉर्म में लिख के रखते हैं हम लोग, तो फॉर्म किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म ए। पहले ये फॉर्म बी था, अभी क्या हो गया, ये फॉर्म ए हो गया। फॉर्म ए में सारा डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय होता है, सारा इसी में होता है। रिपोर्टेबल इंजरी किस फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगेगा सर कहा है, आपको लग रहा है ऐसा, क्लास में मौजूद एक बच्चा है ना
ये तुम ध्यान एक क्लास में मौजूद सब ये आप लोग रिप्लाई देके बताओ कि ये रिपोर्टेबल इंजरी क्या होता है। ये अब मैं 1 मिनट के लिए मैं चैट को ऑन करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों का क्लास में कैसा मजा आ रहा नहीं आ रहा है ना। मैं चैट को ऑन करता हूँ ताकि आप लोग अपना ये दिखा सको कि सर क्लास आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा कमेंट में देखना चाहता हूँ आपको ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, है ना। तो फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दो, है ना। अब फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्या आपको क्लास ठीक ठाक लग रहा है, क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को, क्लास कैसा लग रहा है, जो लाइव सेशन चल रही है बाबू को कैसा लग रहा है। एक बार रिप्लाई देके बताओ कमेंट के माध्यम से कि सर क्लास कैसा लग रहा है, आपको क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। जल्दी से रिप्लाई देके बताओ क्लास आपको कैसा फील दिला रहा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, ठीक है। क्लास आपको कैसा फील दिला रहा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, है ना। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप सबको क्लास बहुत पसंद आया, इसके लिए अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छा, क्लास आप लोगों को मजा दे रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अंडरग्राउंड में ईएल लेने के लिए, ईएल ऑन लीव, ईएल लेने के लिए, अंडरग्राउंड में ईएल लेने के लिए मिनिमम अटेंडेंस कितना होना चाहिए फुल कैलेंडर ईयर में, है ना। अंडरग्राउंड माइंस में ईएल लेने के लिए अगर क्लास सच में इतना मजा आ रहा है वो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चों तक भी मैं पहुंच पाऊं, है ना। और मैं जैसे भी पिछले बार मैंने वीडियो में कहा था कि हम लोग का चैनल क्या है कि मोनेटाइज हो गया, तो हम लोग चाहते तो चैनल में एड्स डाल सकते हैं, पर हम लोग अब एड्स के बारे में सोच रहा हूँ कि एड्स नहीं डालना है, क्योंकि बच्चों को टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग एड के बारे में नहीं सोच रहे, थोड़ा आप लोग भी सहयोग करो ताकि बिना एड का मैं चला पाऊँ इस चैनल को, है ना। ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा इसमें बिना एड का चलाया जाए, कोई एड ना आए, बच्चे आए डायरेक्ट चैनल खोले, कोई भी वीडियो देखे, उसको जो समझ में आ रहा है, जो सीखे वो डायरेक्ट नोट डाउन करें, ठीक है ना। वो सब ये सब सोच नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं कमेंट को ऑफ कर दिया। तो बाबू अब नेक्स्ट कितना ईएल कितना होना, ईएल के लिए अंडरग्राउंड अटेंडेंस कितना होना चाहिए मिनिमम फुल कैलेंडर ईयर में 190 डेज प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ईएल के लिए एलिजिबल होगा। और कितना डेज के बदले 1 ईएल मिलता है, अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाला व्यक्ति को कितने दिनों के बदले 1 ईएल प्रोवाइड किया जाता है, इसका जवाब क्या होगा, कितने दिनों के बदले उसको 1 ईएल का देने का प्रावधान है, कितने दिन के बदले उसको 1 ईएल देना होता है। जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना दिन के बदले उसको 1 ईएल दिया जाता है, क्या होगा इसका जवाब, कितने दिन के बदले उसको 1 ईएल मिलता है। वेरी गुड, कितना दिन के बदले 1 ईएल होता है, ठीक है। क्या होगा इसका जवाब, 15 डेज, कितना होगा 15 दिन, हर 15 दिन के एवज में उसको 1 ईएल मिलता है, उसको 15 दिन काम करने के बदले 1 ईएल अर्न लीव मिलता है, उसको ईएल मिलता है, ठीक है, 1 ईएल मिलता है। यही ओपन कास्ट में अगर देखा जाए तो टोटल अटेंडेंस कितना होना चाहिए ईएल के ऊपर, कितना अटेंडेंस होने पर उसको ईएल के लिए इंटाइटल्ड होता है वो व्यक्ति, उसको ईएल दिया जाएगा, कितना अटेंडेंस होने पर उसको ईएल मिलेगा। जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा इसमें, तो कितना दिन अटेंडेंस होना चाहिए, 240 दिन होना चाहिए, तो उसको ईएल के लिए वो इंटाइटल होगा। कितना अटेंडेंस होना चाहिए मिनिमम, 240 दिन अटेंडेंस होना चाहिए, 240 डेज, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो बाबू, समझ लो एक बात मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, कि जो भी एग्जाम देने जा रहा हो ना, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप छोड़ नहीं सकते हो। और कितना 1 ईएल, जो 1 ईएल मिलेगा उसके लिए उसका हाजिरी, कितना हाजिरी पर उसको 1 ईएल मिलता है, 1 ईएल के लिए उसका हाजिरी कितना होना चाहिए, ठीक है। 1 ईएल के लिए उसका हाजिरी कितना होना, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ कितना अटेंडेंस होना चाहिए उसका। तो 20 दिन, 1 ईएल के लिए 20 दिन के बदले उसको 1 ईएल मिलता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 20 दिन वो काम करेगा तो उसके बदले वो 1 ईएल लेने का वो हकदार रहेगा, हर 20 दिन के बदले 1 ईएल मिलता है। ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। शेल्टर का जो फ्लोर एरिया होता है, शेल्टर का फ्लोर एरिया, ठीक है, कितना होना चाहिए, फ्लोर एरिया ऑफ द शेल्टर कितना होना चाहिए, ठीक है, फ्लोर एरिया शेल्टर का कितना होना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो, है ना। फ्लोर एरिया शेल्टर का कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, शेल्टर का फ्लोर एरिया कितना होता है बाबू, शेल्टर का फ्लोर एरिया कितना होता है, ठीक है, कितना होता है शेल्टर का फ्लोर एरिया, 14 क्या होता है स्क्वायर मीटर, कितना होता है 14 स्क्वायर मीटर। शेल्टर का फ्लोर एरिया कितना होता है, 14 स्क्वायर मीटर होता है, 14 स्क्वायर मीटर होना चाहिए शेल्टर का फ्लोर एरिया। आप लोगों में से अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, सर मेरा जॉब नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, सर जॉब नहीं कर पा रहे। बाबू देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना, प्रिपरेशन से जॉब आज के समय में नहीं होने वाला है। आपको प्रिपरेशन के साथ शार्पनेस लाना पड़ेगा, और ये जरूरी नहीं कि उसके लिए क्लास करो, लेकिन मेहनत के साथ आपको शार्पनेस दिखाना पड़ेगा, तेज दिखाना पड़ेगा।
आपके अंदर तेज होना चाहिए वो जॉब के लिए। तेज मतलब क्या, मतलब आप जैसे 50-60 सवाल सॉल्व करते हो ना, तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए। मैं हर एक सवाल को एकदम कन्फर्म होकर आंसर मारूंगा, ठीक है, किसी में कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम कन्फर्म होकर बनाएंगे, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। जो हाई रिस्क होता है, ठीक है, अच्छा हाई रिस्क वाला बाद में पूछेंगे, छोड़ो इसको रहने देते हैं, ये तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट का चीज़ है, इसको हम लोग बाद में किसी क्लास में पढ़ेंगे, किसी और क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इसके बारे में। अब हम लोग सवाल कुछ और ले लेते हैं, कुछ और सवाल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलो नोट, जो फॉरम माइंस ओपनिंग का नोटिस किस फॉरम में देते हैं, माइंस ओपनिंग का नोटिस किस फॉरम में देते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। माइंस ओपनिंग का नोटिस, ठीक है, किस फॉरम में दिया जाता है, माइंस ओपनिंग का नोटिस किस फॉरम में देते हैं। बाबू याद रखना ना, जॉब करने के लिए आपको बेहतर प्रिपरेशन आज के समय में करना पड़ेगा, जो कि बहुत मायने रखता है ना, ठीक है। चलो माइंस ओपनिंग का नोटिस किस फॉरम में हम लोग देते हैं, माइंस ओपनिंग का नोटिस किस फॉरम में हम लोग भेजते हैं, माइंस ओपनिंग का नोटिस किस फॉरम में भेजते हैं, ठीक है, किस फॉरम में भेजते हैं हम लोग, 1A। माइंस ओपनिंग का नोटिस किस फॉरम में भेजते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग किस फॉरम में भेजते हैं, हम लोग फॉरम 1A में इस्तेमाल करते हैं। माइंस ओपनिंग का नोटिस कौन सा फॉरम भेजते हैं हम लोग, 1A में भेजते हैं, ठीक है। कौन सा फॉरम, 1A। बाबू आप लोग के लिए छोटा सा स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग नोटिस किए होंगे, जो मेढक होता है ना, मेढक आप देखे हो, हर कोई मेढक के बारे में जानता है, उसको अपना गर्म पानी में डाल दो, कोई भी मेढक को पकड़ के गर्म पानी में डाल दो, मतलब एक बर्तन लो ऐसे, ठीक है ना, एक बर्तन में गर्म, ये आप लोग का जीवन से रिलेटेड स्टोरी है। और क्यों लोग फेल होते हैं, इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अक्सर लोग अपना जीवन में सफल क्यों होते हैं और असफल क्यों होते हैं। इसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे, इस कहानी को अगर तुम सुन लिए, समझ गए ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम सफल होते हैं और क्यों कोई असफल होता है, क्यों हम असफल होते हैं और क्यों कोई सफल होता है। सफलता और असफलता के बीच का जो खाई है ना, वो कैसे भरा जा सकता है, उसका कहानी यहाँ पर है। तो तुम कुछ मत करो, एक बर्तन लो और बर्तन लेने के बाद क्या करो, उसमें एक मेढक को डाल दिया जाए। एक मेढक को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या किए, एक मेढक को हम लोग क्या किए, एक मेढक को हम लोग क्या किए, डाल दिए, एक मेढक को हम लोग डाल दिए, ठीक है। मान लेता है एक मेढक है, क्या है, मेढक। मेढक मतलब वही जिसको आप टर टर का आवाज के नाम से जानते हो, वही मेढक को डाल दो। अब इसके अंदर पानी डाल के क्या कर रहे हैं, इसको बॉयल कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। एक मेढक को पानी के अंदर रख के ना, बर्तन में तुम रख के गर्म करोगे, तो तुम क्या नोटिस करोगे कि मेढक का जो बॉडी का टेम्परेचर, वो मरेगा नहीं, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मेढक भी क्या करेगा, उसके अनुसार अपना एडजस्ट करेगा, वो भी टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा, दोनों को लेवल में लाने का प्रयास करेगा। कहानी यही नहीं बाबू, ध्यान से सुनना। टेम्परेचर बढ़ेगा, मेढक भी क्या करेगा, अपना शरीर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। देखना गर्मी का मौसम में मेढक बाहर रहता तो कुछ नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ा लेता है। ठंड का मौसम में जमीन के नीचे चला जाता है, टेम्परेचर घटा लेता है। तो टेम्परेचर वो बढ़ाने का क्षमता रखता है स्टेबिलिटी के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, लेकिन जैसे जैसे पात्र का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इस पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा, अब उसके पास क्षमता क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, खत्म होना स्टार्ट करेगी। और एक समय के बाद क्या होगा, इस बोतल का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो टेम्परेचर अपना बढ़ा नहीं पाएगा। और उसका जो एनर्जी है बाबू, उसका जितना एनर्जी, वो सारा का सारा एनर्जी, ठीक है, वो टेम्परेचर अपना बॉडी को एडजस्टमेंट में खत्म कर चुका है। तब वो कूद कर भी बाहर नहीं आ सकता है कि हाँ चलो जम करके हम बाहर आ जाएं। वो क्या किया, अपना सारा एनर्जी किस में वेस्ट कर दिया, वो सारा एनर्जी अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने में लगा चुका है। तो उसके पास इतना एनर्जी भी नहीं कि इस पात्र से कूद के बाहर आ जाए। उस पूरा टाइम क्या किया, अपना सारा एनर्जी किस में एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट में वेस्ट किया, ठीक है, बाहर नहीं आ पाएगा। और थोड़ा समय के बाद जब टेम्परेचर काफी राइज हो जाएगा, तो बेचारा इसी में डूब कर उसका दर्दनाक मौत हो जाएगा। हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही बाबू, हम लोग का जीवन ऐसे ही। हम लोग जीवन में क्या करते हैं, हम लोग जीवन भर एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट। जब समय आती है ना जंप करने का, जब टाइम आता है ना कि हमको जंप करके अपना चीज को, अपना बैरियर को, अपना सोच को तोड़ के बाहर निकलना है, तो हम लोग तोड़ के बाहर नहीं निकलते हैं। मैंने बताया ना कि सफलता और असफलता के बीच का खाई क्या है, सबसे बड़ा खाई है कि जब हमको जंप करने का मौका मिलता है ना, जब हमको मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है ना कि जंप करके हम इस सोच से बाहर निकले, तो हम लोग जंप नहीं करते हैं। हम लोग बस उसी मेढक की तरह क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। थोड़ा टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर अपने को बढ़ा लिए, कुछ ये दिक्कत हुआ, अपने आप को चेंज कर लिए। कभी भी नहीं सोचते ये कि हमको इस कंडीशन से बाहर निकलना है, इस कंडीशन से निकलना है। मेरे पापा जो किए, मेरे दादाजी जो किए, हमको वो नहीं करना है। मेरे दादाजी आज खेती किया है तो हमको खेती नहीं करना है, ठीक है। इस चीज से नहीं सोचते हम लोग, अपने आप को उसी में एडजस्ट करते हैं। थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कपड़ा कम पहनेंगे, ऐसा सोच हम लोग मेंटेलिटी बना लेते हैं। और यही कारण होता है कि हम लोग फिर उसी चक्रव्यूह में घुट के क्या होता है, उस मेढक की तरह अपना जान दे देते हैं। और फिर यही करियर हमारे बच्चों के प्रति स्टार्ट होता है।
तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारा अपना चेंजेस लाना है, तो सबसे तुम्हारे जीवन को बदलना है, फ्यूचर तुमको बदलना है, तो सबसे पहले तुमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू चेंज योरसेल्फ। तुमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है कि जंप करने सीखो। जब तुम्हारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी लगे, ऐसा दिक्कत लगे कि नहीं अब मेरे लिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो वहां से जंप करके बाहर निकलना सीखो और दूसरा अपॉर्चुनिटी का तलाश करो, कुछ बेहतर विकल्प का तलाश करो जो बेहतर आपके लिए हो सकता है। बोलोगे सर बेहतर मतलब क्या कहना चाहते हैं? बेहतर मतलब सपोज मान लो कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन करो, एग्जाम नहीं हो रहा है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? हम क्या और बुक्स को ट्राई कर सकते हैं? कुछ मार्केट्स में और बुक्स बेहतर है, इसको लेके हम पढ़ सकते हैं। इससे नहीं हो रहा है तो कुछ बेहतर लोगों से टिप्स ले सकते हैं जो लोग ऑलरेडी जॉब में जा चुके हैं। तुमको जानकर हैरत होगा वो आज एग्जाम निकालने वाला हर 100 में से 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कहीं ना कहीं क्लास से जुड़े हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं क्लास वो करता है, कहीं क्लास करना कोई मूर्खता वाली चीज नहीं है। क्लास करना खुद का इंसल्ट वाला चीज नहीं है। क्लास करने से क्या होता है कि आपको पता चलता है आप में कमी कहाँ है, आप कहाँ गलती कर रहे हो। सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्लास करने से। आप कहीं पर भी क्लास लो, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? आपको ये फायदा होता है क्लास में एग्जामिनेशंस का एक शेड्यूल होता है, उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है, आप रेगुलर बने रहते हो, है ना। आप रेगुलर जो एक मनोविज्ञान बन गया ना। आज एक बच्चा फोन किया मुझे, राहुल नाम उसका, बोला सर पता है मेरे सारे दोस्त लोग सर प्रिपरेशन कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे पता ही नहीं था, हम किए नहीं यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। राहुल रोल नंबर 93 हमारे क्लास का ही बच्चा है वो। तो उसका सोच देखो, वो क्या बोला कि सर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन ये है। तो सफलता असफलता का भी सबसे बड़ा खाई नहीं ये है कि आपको जंप करना पड़ेगा। आप जिस इन्वायरमेंट में उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा चेंज, आप बार बार प्रयास करो, कुछ ना कुछ कमी है, तो किसी सीनियर से, किसी गुरु से, किसी सर से आपको मिलना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा सर के पास जाके कि सर ऐसा हो रहा है। कोई एग्जाम जो क्रैक किया उससे बात करो कि आप कैसे एग्जाम किए, मेरे से काहे दिक्कत हो रहा। 2-4 दिन उनके पास रहो, देखो क्या चेंजेस है आप में, उनमें। आज सबसे बड़ा बात ना, आप डायरी में नोट डाउन करो आप पे जो गलती होता है। एग्जाम दो, डायरी में नोट डाउन करो कि ये गलती कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी तक जितना भी एग्जाम दिया क्यों नहीं हुआ, आप उसको डायरी में नोट डाउन करो और नोट डाउन करके उस चीज को एग्जाम में आप उसको खास फोकस करके जाओ कि हाँ ये कारण था, अब हमको ऐसा नहीं करना है। देखोगे आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, आप एक एक नंबर को अच्छे से बनाओगे और आप देखोगे क्या कि उस एग्जाम में आपका फाइनल एग्जाम था और लास्ट एग्जाम फाइनल एग्जाम रहा, इसके बाद आपको और एग्जाम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना चेंजेस करो वो क्या, अपना आज को चेंज करो। अगर आपको अपना कल बदलना है तो अगर आप अपना आज को चेंज कर दोगे ना तो कल स्वाभाविक है बदलेगा यार। अगर अपना आज नहीं चेंज कर पाए, उसी कंडीशन में रहोगे, तो जैसे कल फेल होते आए हो वैसे फिर एग्जाम में फेल होगे। जो कंडीशन था सेम कंडीशन में होने वाले हो। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैसेज आप सभी के लिए, आप लोग ध्यान से सुन लो। हम लोगों का जो नया चैप्टर है, प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान सुन लो, 1 मिनट का टाइम लगेगा। हम लोगों का जो नया चैप्टर है ना, हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट किए। ठीक है, हम लोग क्या किया, अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया। किसके ऊपर है? उस चैप्टर सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, इसका वीडियो भी ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आपको मिल जाएगा, वहां देखना। पहला ही क्लास हुआ है, कल से ही क्लास स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए। और शुरू से जब आप कोई चीज को ज्वाइन करते हो ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है ना। जब आप कोई चीज को शुरू से ज्वाइन करते हो बाबू तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है सीखने और जानने के प्रति। तो आप अगर इस क्लास को ज्वाइन करते हो ना आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को जरूर ज्वाइन करो। और क्लास का फी भी बहुत कम है, 1500 रुपया लग रहा है। 1500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। 10 दिन का डेमो क्लास मिलेगा। क्लास समझ में आया तो आपको करना है, नहीं समझ में आया तो अपना फ्री रिफंड लेके ये कर सकते हो। 3 महीना पुराना जो 1 जून से क्लास स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर सितंबर तक का 1500 रुपये लगेगा और सितंबर और अक्टूबर का फी 1500 रुपये लगेगा। इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो 1500 पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट आपको 1500 सितंबर या अक्टूबर में। और जब आप 3000 रुपये पूरा पेमेंट कर दोगे, पूरा का पूरा फी जो है हम लोग को 3000 रुपये रखा गया है। जून से लेके अक्टूबर तक का फी याद रखना। 1 जून से लेके अक्टूबर तक का फी कितना रखा गया? अक्टूबर तक का फी रखा गया केवल और केवल कितना रखा गया? 3000 रुपीज। ठीक है, जून से लेके अक्टूबर तक का फी कितना रखा गया है? अक्टूबर तक का फी, अक्टूबर एंड है ना, अक्टूबर एंड मतलब 31 अक्टूबर तक का मैं बात कर रहा हूँ। 1 जून से कितना रखा गया? ये 5 महीना हो रहा है, यहाँ पे 5 मंथ का फी केवल रखा गया 3000 रुपीज। आप एवरेज देखोगे पर मंथ के हिसाब से तो 600 रुपीज पर मंथ आ रहा है। पर मंथ कितना आ रहा है? पर मंथ कितना आ रहा है? 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आ रहा है। पर मंथ 600 रुपये ये एवरेज फी है, जो कि आपको 1500 पहले पे करना होगा और 1500 आप बाद में पे करके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप 1500 पे करेगा तुम्हारा 10 दिन का डेमो क्लास लगना स्टार्ट। रुपीज 1500 पे किए, 1500 पे करने के साथ 10 दिन डेमो क्लास मिलेगा। अगर आपको लगता है क्लास कंटिन्यू करना है करोगे, नहीं करना है तो छोड़ के स्किप करके जा सकते हो। कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। हम लोगों का अपना फी आप रिफंड ले सकते हो, पूरा अच्छे से आप रिफंड ले सकते हो। उसमें हम लोग कोई एतराज नहीं होगा। इसमें 10 दिन का डेमो क्लास रहेगा। 10 दिन, 1-2 नहीं 10 दिन। देखो डेमो क्लास में ना 1-2 दिन डेमो क्लास करने से क्या होता है ना, टीचर वही सिखाएगा आपको जो उसको बेहतर तरीके से पता है, जो उसके लिए फेवरेट है। लेकिन 10 दिन डेमो क्लास करोगे ना तो कहीं कोई फेवरेट नहीं बचता है ना। आप अच्छे से जान पाओगे।
और ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं ना 1500 रुपये प्लस 1500 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट में जब देना आपको 1500 प्लस 1500 मिला के 3000, तो 1500 ना वो 3 महीना का जो क्लास हुआ है ऑलरेडी, जून का, जुलाई का, अगस्त का, ये तीनों महीना का रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगा। जितना भी रिकॉर्डिंग क्लास हुआ टिल डेट, जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन तक का रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा। जून जुलाई अगस्त सारा का सारा रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगा यहाँ से, और जून जुलाई अगस्त तक का रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट 1500 पेमेंट करोगे उसमें सितंबर महीना अक्टूबर महीना पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट आप याद रखना नवंबर का 10 तारीख तक करना है, 10 नवंबर तक करना है, 10 नवंबर, 10 से 15 नवंबर तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 नवंबर तक आपको नेक्स्ट पेमेंट करना है, यानी पूरा का पूरा आप निश्चिंत हो जाओगे बीच में 3000 पेमेंट देने के बाद अप टू नवंबर महीना तक। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम नया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर से स्टार्ट हुआ है। इसका वीडियो जो है आप डेमो क्लास के रूप में, बहुत लोग चाहते हो कि सर डेमो क्लास हम देखना चाहते हैं, तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप देख सकते हो वहाँ से, है ना। इसका लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, आप देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत शानदार चीज़ है। एक बार आप करोगे आप सोच नहीं सकते आपका करियर किस तरह से बदलेगा, किस तरह से अपने आपको, यहाँ पे बहुत प्रिपरेशन वगैरह बहुत शार्प तरीके से होता है। चलो ठीक है, अब आपका जो सवाल आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ये चीज़ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो क्लासेस का टाइमिंग वगैरह बाकी जगह से बहुत ज़्यादा है। वीक में 4 to 5 क्लासेस तो होती है, सप्ताह में एक दिन एग्जाम होता है। स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप 25 बच्चों को हर वीक मिलता है। 25 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं हर वीक का एग्जाम में, है ना, हर वीक का एग्जाम में। तो महीना में कितना हो गया, 100 बच्चों को देते हैं। अब ये 25 से संख्या हम लोग बढ़ा के 30 करने वाले हैं, तब कितना हो जाएगा, 120 बच्चों को हम लोग केवल स्कॉलरशिप देते हैं क्लास में, सोचो, है ना। रैंक जो रैंक होता है 1 से लेके 5 रैंक तक का होता है, 1 से लेके 5 रैंक का तक का होता है, 100 रुपीज़ का स्कॉलरशिप होता है। और रैंक 6 to लेके 25 तक का जो होता है 50 रुपीज़ का स्कॉलरशिप होता है। बहुत सारा सुविधा है ना। क्लासेस 1 हाई ग्रेड का क्लास आप सोच नहीं सकते हो क्लासेस का बेनिफिट क्या है, किस लेवल का क्लासेस है। आप चाहो अपना फी को 3 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो कि नहीं सर हम 2 इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, आप 3 इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, है ना। सब सुविधा आप लोग के लिए है, जैसा आपको बेहतर लगे आप अपना क्लास को कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और ये जो सिलेबस है लगभग हम लोग 10 से 12 माफ करना 9 महीना में, 8 से 9 महीना में ना पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, जो आप 3 साल डिप्लोमा में पढ़ के आए हो, है ना। मुश्किल से कितना लगे 9 महीने, 9 से 63, 6300 के आसपास खर्च होने वाला है, मैक्सिमम 6500 के आसपास खर्च होगा, है ना। 6500 के आसपास खर्च बहुत बड़ा रकम नहीं होता है आप लोग का कैरियर बनाने के लिए। अगर इतना अगर माइनिंग में आके अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ा दिक्कत ही है ना। ये आज एक रेस्टोरेंट में अगर जाओगे ना खाना खाने के लिए, 1 टाइम का बिल 450 रुपये आता है, 400 रुपये बिल आता है। आप कभी भी जाओ किसी भी एक परिवार एक दोस्त के साथ जाओ ना, 450 रुपये का बिल आता है। एक मेला घूमने जाता हो ना, 200 रुपये कम से कम पैकेट में होना चाहिए। आप 30 दिन का क्लास कर रहे हैं, 600 रुपये फी लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ। इस सोच में कमी है। एक बार मोबाइल रिचार्ज करा तो 700 रुपीज़ लगता है मोबाइल का रिचार्ज में। एक बुक खरीदे तो नॉर्मल 500 रुपये बुक का प्राइस होता है, कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड बुक खरीदो तो 500 रुपये लेता है। हम लोग इस तरह 25 बुक को मिला के नोट्स बनाए हैं, उसका प्राइस जोड़ दोगे तो 13,000 का सिर्फ तो किताब है हम लोग के पास, जिसका नोट्स आप लोग को मिलेगा, है ना। तो आप सोच नहीं सकते हो, हर लेवल से बहुत अच्छा है। एग्जाम टेस्ट सीरीज, है ना, डेली डिस्कशंस, है ना, बहुत शानदार चीज़ें हैं। आप क्लास को अपना बेहतर बना सकते हैं इन सब विचारों के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट रिप्लाई दो। चलो पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट रिप्लाई देना स्टार्ट करो। पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट रिप्लाई दो। पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, चलो पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, पिक पार्टिकल क्या होता है, वेरी गुड। पीपीवी का पूरा नाम क्या होता है, पिक पार्टिकल वेलोसिटी। सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और है मेरा। पिक पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, पीपीवी। वाइब्रेशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वाइब्रेशन, ग्राउंड के वाइब्रेशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, वेरी गुड। ग्राउंड के वाइब्रेशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया था, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ बाबू। ग्राउंड के वाइब्रेशन को मापने के लिए किस यंत्र, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिस्मोग्राफ, वेरी गुड। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ग्राउंड का वाइब्रेशन मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। जब हम लोग डिप्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो डिप्लेयरिंग ऑपरेशन जब स्टार्ट किया तो एक साथ मैक्सिमम कितना पिलर को हम लोग ले सकते हैं, डिप्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते समय मैक्सिमम एक साथ कितना पिलर को लिया जा सकता है, डिप्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते समय मैक्सिमम एक साथ कितना पिलर को लिया जा सकता है, वेरी गुड। कुछ बच्चों को रिप्लाई आया है, चलो कितना पिलर को लिया एक साथ हम लोग, कितना पिलर को ले सकते हैं हम लोग, तो कितना ले सकते हैं हम लोग, कितना ले सकते हैं हम लोग, तो 4 पिलर को ले सकते हैं, ठीक है। कितना, 4 पिलर को लिया सकता है, ठीक है।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रोफाइल, H/V रेशियो कितना होगा? हाइड्रोलिक प्रोफाइल में H/V हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल रेशियो कितना होता है? हाइड्रोलिक प्रोफाइल या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में H/V रेशियो, ठीक है, कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, कितना होता है H/V रेशियो? कितना होता है H/V रेशियो? H/V में पूछ रहा हूं, ठीक है ना, याद रखना। H/V, H मतलब हॉरिजॉन्टल, V मतलब वर्टिकल, है ना। H मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। कौन हॉरिजॉन्टल है? H मतलब हॉरिजॉन्टल, V मतलब वर्टिकल। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है ना। तो H/V ये होना चाहिए 7, ये होना चाहिए 1, तो क्या होगा? 7:1। H/V रेशियो कितना होना चाहिए? 7:1 होता है। कितना होता है बाबू? 7:1। स्टोइंग का स्टेटस का रिपोर्ट, कितना स्टोइंग हुआ है, वो हर महीना का कितना तारीख को भेजा जाता है? स्टोइंग का स्टेटस का रिपोर्ट हर महीना का कितना तारीख को भेजते हैं? ठीक है, याद रखना। देखो ऐसा है, H पूछा हूं मैं पहले, H V/H नहीं है, H हॉरिजॉन्टल 7 होना चाहिए, वर्टिकल 1 होना चाहिए, इसलिए H/V क्या होगा? 7:1 होगा। स्टोइंग स्टेटस का रिपोर्ट हर महीने का कितना तारीख को भेजते हैं? जल्दी से, स्टोइंग स्टेटस का रिपोर्ट हर महीने का कितना तारीख को भेजा जाता है? वेरी गुड, हर महीने का कौन सा तारीख को भेजते हैं बाबू? तो हर महीने के 10 तारीख को स्टोइंग स्टेटस का रिपोर्ट भेजते हैं। एडजॉइनिंग गैलरी कितना मीटर पार्टिंग होगा? एडजॉइनिंग गैलरी का पार्टिंग कितना मीटर होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। एडजॉइनिंग गैलरी का पार्टिंग कितना मीटर का होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। जो एडजॉइनिंग गैलरी होता है तो उसका पार्टिंग कितना मीटर का होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कितना हो जाएगा एडजॉइनिंग गैलरी का पार्टिंग? कितना होता है? वेरी गुड, कितना मीटर हो जाएगा एडजॉइनिंग गैलरी का पार्टिंग? ठीक है, चलो कितना हो जाएगा एडजॉइनिंग गैलरी का पार्टिंग? कितना होता है? तो कितना होना चाहिए? 9 मीटर, विद इन 9 मीटर एडजॉइनिंग गैलरी। ठीक है, ये 9 मीटर एक और चीज से रिलेटेड है जो पार्टिंग से रिलेटेड है। ये जो 9 मीटर का फिगर है बाबू, एक और चीज से रिलेटेड है जो पार्टिंग के साथ आता है। वो 9 मीटर किस चीज के बारे में बोला गया? कौन सा पार्टिंग 9 मीटर होता है? 9 मीटर और एक चीज का है, कौन सा चीज का पार्टिंग 9 मीटर और आता है? काउंटिंग आता है। किस चीज का पार्टिंग का मैं बात कर रहा हूँ? 9 मीटर पार्टिंग होता है किस चीज का? 9 मीटर और लेस, किस चीज का पार्टिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं? पूर्णेंदु मेहर, वेरी गुड, सबसे पहला आंसर पूर्णेंदु मेहर, वेरी गुड। कितना पार्टिंग होगा? इसको किस चीज का पार्टिंग के बारे में बोल रहा हूं कि पार्टिंग बिटवीन 9 मीटर है? वो कौन सा चीज का पार्टिंग 9 मीटर होता है? कंटिग्यूअस सिम। क्या बाबू? कंटिग्यूअस सिम का पार्टिंग कितना होता है? 9 मीटर या उससे कम वाला सिम को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, वो कंटिग्यूअस सिम में भी कितना 9 मीटर का पार्टिंग के बारे में जिक्र किया गया, वहां पर भी 9 मीटर आता है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, जो डेंजर लिमिट है साउंड का, नॉइस का डेंजर लिमिट कितना डेसिबल होता है? कितना डेसिबल साउंड को डेंजर लिमिट रखा गया है? नॉइस का कितना डेसिबल साउंड को ना डेंजर लिमिट में रखा गया? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। चलो, है ना, सवाल को बनाने में सोचने में ना बहुत टाइम लगता है ना, हर एक चीज को। तो आप लोग क्लास को अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है बाबू एक, है ना। ये तो कोशिश करता हूँ मैं बीच बीच में आप लोग के बीच आके क्लास लूँ। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे क्लास के प्रति कि हाँ सर हम लोग क्लास में इंटरेस्टेड है सर, आप पढ़ाइए, बीच में आएंगे, है ना। ज़्यादा बच्चे अगर लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि लाइव क्लास में आके एक बार बीच में क्लास लिया जाए। तो कितना होता है इसका? कितना डेसिबल होता है? 90 डेसिबल डीबी, है ना। ऑडिबल साउंड कितना होना चाहिए? 90 डेसिबल होना चाहिए। तो डेंजर लिमिट साउंड का कितना होता है? 90 डीबी। ब्रैकेट में ए लिखना जरूरी है, ठीक है ना, ये होना चाहिए। स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना से अधिक नहीं होगा? स्पॉइल बैंक का ग्रेडियंट किससे अधिक नहीं होगा? स्पॉइल बैंक का ग्रेडियंट किससे अधिक नहीं होगा? 85 जो साउंड का होता है ना, वार्निंग लिमिट होता है, ठीक है ना। 85 जो होता है वो वार्निंग लिमिट है ना, डेंजर लिमिट नहीं है, वो वार्निंग लिमिट है। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? स्पॉइल बैंक कितना होगा? स्पॉइल बैंक का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होता है? कितना होगा? 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है वो? सॉरी 37.5 डिग्री ओनली, 37.5 डिग्री, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टॉप मोस्ट बेंच का क्रस्ट से बॉटम मोस्ट बेंच का टो, जो टॉप मोस्ट बेंच का क्रस्ट है उससे बॉटम मोस्ट बेंच का टो को मिलाने वाली जो लाइन से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा एंगल बोला जाता है? इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? टॉप मोस्ट बेंच का क्रस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट बेंच का टो को मिलाने वाली जो लाइन है, इससे जो एंगल बनेगा इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? कौन सा एंगल इसको बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं? माइनिंग के टर्म में इसको कौन सा एंगल बोला जाता है? ओवरऑल स्लोप एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्टीमेट स्लोप एंगल बोलते हैं या फिर ओवरऑल स्लोप एंगल बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बाबू? अल्टीमेट स्लोप एंगल बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है? ओवरऑल स्लोप एंगल बोला जाता है। किसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टीमेट स्लोप एंगल बोलते हैं या फिर ओवरऑल स्लोप एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्लोप एंगल या ओवरऑल स्लोप एंगल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा नाम इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे।
हॉलेज रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द हॉलेज रॉक, हॉलेज रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? जल्दी से, हॉलेज रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? अल्टीमेट स्लोप एंगल या ओवरऑल स्लोप एंगल बोलते हैं। हॉलेज रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, हॉलेज रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 30-40 सवाल हुआ। हॉलेज रॉक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? कितना सवाल हुआ, कोई मुझे बता सकता है? 8 से कम नहीं होना चाहिए। कितना सवाल हुआ डियर स्टूडेंट्स? और रिप्लाई जरूर देना कमेंट के माध्यम से कि कितना सॉल्व किया। नहीं देगा ना, मैं लाइव नहीं आऊंगा अगला बार। तुम्हारे पास अगर इतना समय नहीं कि तुम कमेंट करके दे पाओ कि सर आपका क्लास पसंद आया, जो भी रिप्लाई नहीं दे पाए, तो मेरे पास इतना समय थोड़ी ना यार कि तुम्हारे लिए हम आए, तुमको पढ़ाएं, यहाँ पे जाएं, ऐसा थोड़ी ना है। तुमको भी तो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर आप जब क्लास करवा रहे तो हम भी आपके लिए कम से कम इतना कर रहे कि आपका रिप्लाई दे रहे हैं, आपका वीडियोस को शेयर करते रहे, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? ये तो फर्ज बनता है आपका। 54, 58 सवाल हो गए। चलो 2-4 सवाल और पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। एग्जाम, ठीक है, डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए एज कितना होना चाहिए? डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए एज कितना होना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए एज कितना होना चाहिए? चलो, डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए एज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना साल कम से कम उम्र होना चाहिए किसी व्यक्ति का? वेरी गुड, कम से कम कितना साल उम्र होना चाहिए? 20 साल उम्र होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए बाबू? 20 साल उम्र होना चाहिए। डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए कम से कम 20 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है। जो रीकैपिंग किया जाता है, वाइंडिंग रोप का जो रीकैपिंग करते हैं, वाइंडिंग में ना रीकैपिंग करते हैं, वो कितना, ठीक है, कितना अंतराल, कितना समय के बाद किया जाता है? रीकैपिंग जो होता है वाइंडिंग में, वो कितना समय बाद होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, वाइंडिंग में जो रीकैपिंग होता है कितना समय के बाद, कितना समय के बाद होता है? वेरी गुड, रीकैपिंग कितना समय के बाद होता है? तो कितना समय हो जाएगा इसका? 6, क्या हो जाएगा बाबू? 6 मंथ। 6 मंथ के बाद होता है। कितना होता है? 6 मंथ के बाद। अभी जो बेरिंग प्लेट इस्तेमाल करते हैं उसका थिकनेस, बेरिंग प्लेट जो इस्तेमाल किया है तो उसका थिकनेस, ठीक है, बेरिंग प्लेट जो इस्तेमाल किया उसका थिकनेस कितना mm से कम नहीं होना चाहिए? बेरिंग प्लेट जो इस्तेमाल किया था थिकनेस कितना mm से कम नहीं होना चाहिए? मैं थोड़ा सा लाइव चैट आप लोग को ऑन करता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी आप लोग को रिप्लाई को देख पाए, आप लोग खुद भी देख पाओ कि आप लोग क्लास में, है ना, क्या क्या जवाब देते हो, क्या क्या गुल खिला रहे हो, आपको ही पता चले कि सर हम लोग इतना गुल खिलाए हैं, ठीक है। चलो, है ना, कितना mm से कम नहीं होना चाहिए? तो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। बेरिंग प्लेट का थिकनेस जो होता है कितना mm से कम नहीं होना चाहिए? 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना mm से कम नहीं होना चाहिए? 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। बेरिंग प्लेट का थिकनेस कितना होना चाहिए? 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, कितना होगा? 8 mm से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो हम लोगों का जो प्रेशर आर्च थ्योरी है, ठीक है ना, प्रेशर आर्च थ्योरी में सबसे ज्यादा लोड, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देख लेना उस वीडियो में, यूट्यूब में मैंने अपलोड करके डाला है, ठीक है। उसमें पता नहीं शायद ये वाला है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा लोड किस जोन में होता है? किस जोन में सबसे ज्यादा लोड होता है? किस जोन में सबसे ज्यादा लोड होता है? प्रेशर आर्च थ्योरी का कौन सा जोन है इसमें सबसे ज्यादा लोड होता है, उसको सपोर्ट करने का सबसे ज्यादा जरूरत है? किस जोन में सबसे ज्यादा लोड होता है बाबू? तो किस जोन में सबसे ज्यादा लोड होता है? प्रेशर आर्च थ्योरी का कौन सा जोन में होता है? कौन सा जोन में सबसे ज्यादा लोड होता है? वेरी गुड, कौन सा जोन में होता है? कौन सा जोन है? वेरी गुड, बहुत बच्चों को रिप्लाई है। जोन कौन सा है? जोन 1। जोन 1 में सबसे ज्यादा लोड आता है, उसी को सपोर्ट करने का जरूरत पड़ता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो हम लोगों का रूफ बोल्ट इस्तेमाल करते हैं उसका डाया कितना होता है? जो हम लोग रूफ बोल्ट इस्तेमाल करते हैं उसका डाया कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, रूफ बोल्ट इस्तेमाल करते उसका डाया कितना होता है? जो रूफ बोल्ट इस्तेमाल किया तो उसका डाया कितना होता है? जल्दी से, कितना होता है? रूफ बोल्ट जो इस्तेमाल करते उसका डाया कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 20 से कितना होता है? 20 से कितना mm होता है? 20 से 22 mm का डाया होता है। कितना होता है? 20 से 22 mm का डाया होता है। 20 mm से 22 mm का मिलीमीटर का डाया होता है, ठीक है। 20 mm से 22 mm का डाया होता है। जो हिस्टोरिकल प्लेस होता है, हिस्टोरिकल प्लेस में पिक पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है पीपीवी का मैक्सिमम मान कितना होगा? जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहां पर पीपीवी का मैक्सिमम मान कितना होता है? जल्दी से बताओ, हिस्टोरिकल प्लेस में पीपीवी का मैक्सिमम मान कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, हिस्टोरिकल प्लेस में ना पीपीवी का मैक्सिमम मान कितना होता है? आप लोग अपना रिप्लाई देके मजा आ रहा है? आप लोगों को क्लास मजा आ रहा है? हिस्टोरिकल प्लेस में जो पीपीवी का मैक्सिमम मान कितना होता है? कितना होता है? जल्दी से, कितना होता है? 10 तो होता है। यूनिट क्या होगा? 10 की यूनिट क्या होगा? 10 क्या होगा? मिलीमीटर क्या होगा? पर सेकेंड, ठीक है, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है।
क्या होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होता है ये, ठीक है। अब इसको अगर आप मीटर में बदलो तो क्या होगा 0.01 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना हिस्टोरिकल, सबका वैल्यू इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब आपस में बराबर है, ठीक है। सिर्फ यूनिट को चेंज किया गया, सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ये होता है, ये किसका, ये होता है हिस्टोरिकल प्लेस में पीपीवी का मैक्सिमम मान इतना होता है, इतना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये वाला हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोगों का रिप्लाई परफेक्ट आया, बहुत अच्छा लगा। क्लास कैसा लगा बाबू, क्लास कैसा लगा आप लोगों का, एक बार रिप्लाई देके बताओ, क्लास कैसा लगा आप लोगों को, जल्दी रिप्लाई देके बताओ कि सर क्लास कैसा लगा आप लोगों को। प्लीज उस दीपक कुमार उस डाटा को चेंज कर लो, ये वाला सही डाटा होगा, है ना। क्लास कैसा लगा आप लोग को, जल्दी से रिप्लाई देकर थोड़ा मुझे समझा दो कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, जो भी आपको समझ में आए क्लास के बारे में थोड़ा बता दो ना, क्लास कैसा लग रहा समझा दो, ठीक है। क्लास के बारे में थोड़ा सा बताओ ताकि हम लोग को भी समझ में आए, हमको भी मोटिवेशन मिले। और थोड़ा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच ना, फ्रेंड सर्कल में ना थोड़ा शेयर करो ताकि बाकी लोग भी क्लास के साथ जुड़ पाए। वैसे तो क्लास में बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा शेयर करो ताकि बाकी लोगों तक भी मैं पहुंच पाऊँ। मैं प्रयास करूंगा कि इसमें ना कोई तरह का एड ना आए, किसी तरह का एड ना आए, बिना एड का मैं चलाने का प्रयास करूंगा, जो कि क्योंकि देखो एड देखने से क्या है, समय बर्बाद है ना, समय बर्बाद ना हो। आपका समय कीमती है बाबू, हर एक इंसान का समय बहुत कीमती होता है, तो समय बिना बर्बाद के मैं कोशिश करूंगा कि ऐड ना आए। और इस तरह का ये टॉपिक मैं लेकर आऊँगा हर दिन, हर समय चाहूँगा मैं इसी तरह का टॉपिक आए, ताकि आप जो भी एग्जाम दो, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करो, आप डीजी देशमुख सॉरी माफ करना डीजीएमएस माइनिंग सरदार का प्रिपरेशन करो, आप सेकंड क्लास का प्रिपरेशन करो, या फिर आप इसके साथ आप कोल इंडिया का तैयारी करो, आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, सारे में सारे एग्जाम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप क्लास करोगे ना, क्लास से इतना बेनिफिट होगा आप सोच नहीं सकते, है ना। बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं, एक बार रिप्लाई देके बता दो जो बच्चे क्लास के हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, कि क्लास ठीक है, क्लास जो करते हैं आपको क्लास कैसा लगता है ना, आपको क्लास कैसा लगता है जो क्लास करते हैं, क्लास में आपको फील कैसा आता है ना, आपको कैसा फील होता है क्लास करने के बाद, आपको कैसा अनुभूति होता है क्लास के बारे में। बहुत सारे बच्चे मेरे जो क्लास में भी वो यहाँ पर भी क्लास करते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ, है ना, दोनों जगह फ़ायदा उठाते हैं ना, दोनों जगह क्लास करते हो, है ना। तो चलो वो भी उनका भी तुम सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्लासेस के बारे में जो रिप्लाई है अभी तक जो आया है, बहुत अच्छा हमको फीडबैक मिला, इसलिए मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर उठा है कि मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ किसी भी बात को, है ना। और आप लोग एक काम करना, आप लोग रिप्लाई ना मुझे ऐसे करके मत दो यहाँ पे, तो मुझे समझ में नहीं आएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये बाबू कि आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कैसे दोगे, मुझे ख़त्म होने के बाद ना जो आप लोग कितना स्कोर किए उन्हें स्कोर को रिप्लाई दे के जाना। सभी बच्चे स्कोर का रिप्लाई देंगे, उसके बाद हो जाएंगे, है ना। और आदत ठीक ठाक बनाओ, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलो चलो, तो थैंक यू सो मच। आप लोग रिप्लाई ना कमेंट के माध्यम से देना, जिसका जो स्कोर आया ना आप लोग कमेंट करके दोगे कि हाँ सर मेरा इतना इतना स्कोर आया, तो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा मेरे लिए उस चीज़ को ये करना में, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और मैं लास्ट करूँगा। चलो अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। आप किसी को क्लास वगैरह करना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। क्लास यहाँ तक आप सभी के यहाँ तक बने के लिए, रहने के लिए, इतना देर तक मेरे साथ बने रहे, इस सब के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहाँ तक देखने के लिए, है ना। हम लोग क्लास को यहीं पे अब एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम, ठीक है। अच्छा कल आप लोगों का क्लास रहेगा, जो क्लास में बच्चे हैं, कल आप लोग क्लास जैसा होता है, कल सपोर्ट जो चैप्टर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। चलो बाबू बाय, गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, अच्छे से रहो। नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं नोटिस दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का दिया गया है नोटिस, है ना। टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पे सारा नोटिस मिलेगा, कब एग्जाम होगा, कब क्लास होगा, नहीं होगा, हर चीज़ के बारे में बेस्ट है। वहाँ पे तुम अपने आप को बेहतर भी बना सकते हो, सवाल का आंसर देके ना अपने आप को बेहतर भी बना सकते हो, क्विज वगैरह भी बहुत सारा होता है, ठीक है। चलो यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम।